नमस्कार। हम डिस्कस करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है और इनसे रिलेटेड सिमिलर कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, उनको भी समझेंगे ये क्या होते हैं और किस तरीके से इनको कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से इनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाया जाता है और कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत तैयार करने पड़ते हैं एक होल्डिंग कंपनी को। तो देखिए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि समेकित वित्तीय विवरण। इंडिया में जब कोई होल्डिंग कंपनी किसी अपनी सब्सिडरी कंपनीज में भी कोई अपने इंटरेस्ट रखती है, चाहे 100% सब्सिडरी इंटरेस्ट रखे और चाहे किसी सब्सिडरी में 50% से ज़्यादा इंटरेस्ट रखे, तो ऐसे केस में होल्डिंग कंपनी को अपनी सब्सिडरी कंपनीज के स्टेटमेंट भी अपने स्टेटमेंट्स के साथ, एनुअल स्टेटमेंट्स के साथ दिखाने होते हैं और साथ ही साथ उसको एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तैयार करने होते हैं जिनमें होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी सबके सामूहिक तौर पे लायबिलिटीज और एसेट्स को दिखाया जाता है। कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जिनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है या जो हमें कंसोलिडेटेड फॉर्म में बनाने पड़ते हैं? सबसे पहला है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इसके अलावा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना होता है और इसके अलावा वो सभी नोट्स या बाकी स्टेटमेंट्स और एक्सप्लेनेटरी मटेरियल जो इनके पार्ट के तौर पे मौजूद होते हैं, बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ P&L के पार्ट के रूप में होते हैं, उनको भी कंसोलिडेट करके दिखाया जाता है। इसके अलावा अगर जो होल्डिंग कंपनी है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है, तब कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कंसोलिडेटेड बनाया जाता है। इनको बनाने का तरीका, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो फॉर्मेट अपनाया जाता है, जो तरीका या मेथड अपनाया जाता है, वो बिल्कुल वही होता है जैसा कि होल्डिंग कंपनी के अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो तरीका उसने अपनाया है, उसी तरीके से कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भी बनाए जाते हैं, उसी फॉर्मेट में बनाए जाते हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कैलकुलेशंस होती हैं जो हमको करनी पड़ती हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बनाने से पहले, क्योंकि जो होल्डिंग कंपनी का स्टेटमेंट्स होते हैं और जो सब्सिडरी कंपनीज के स्टेटमेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि एज इट इज सारे आइटम्स को इनको ऐड करके दिखा दिया जाता है। इनमें कुछ हमें कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है, कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तब एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। जैसे जैसे जो होल्डिंग कंपनी है उसकी बैलेंस शीट और जो सब्सिडरी कंपनी है उसकी बैलेंस शीट, जब इनकी हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो ऑलमोस्ट सारे फिगर टोटल करके दिखाए जाते हैं, लेकिन कई जगह इनके एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके कई कारण होते हैं, जैसे सब्सिडरी के जो प्रॉफिट्स हैं, जरूरी नहीं है कि उसके प्रॉफिट्स होल्डिंग कंपनी ने जब सब्सिडरी में अपना इंटरेस्ट खरीदा है उसके बाद के ही हों, उसके पहले के भी हो सकते हैं। तो उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, उनको क्या कहा जाएगा, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट में कुछ ऐसे रिजर्व होंगे, कुछ ऐसे प्रॉफिट होंगे जो जिस दिन होल्डिंग कंपनी ने अपना इंटरेस्ट खरीदा था सब्सिडरी में उससे पहले के होंगे, तो वो एक कैपिटल गेन की तरह माना जाएगा होल्डिंग कंपनी के लिए और कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। जबकि जिस डेट पे, जिस तिथि पे होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में अपना सब्सिडरी इंटरेस्ट खरीदा है, उस दिन के बाद के जो प्रॉफिट होंगे सब्सिडरी कंपनी के, वो रेवेन्यू प्रॉफिट माने जाएंगे। इसके अलावा सब्सिडरी कंपनी में जितना इन्वेस्टमेंट किया है होल्डिंग कंपनी ने, जरूरी नहीं है वो पार वैल्यू पे हो सकता है सब्सिडरी कंपनी की जो टोटल कैपिटल है 10 लाख रुपए, मान लीजिए कि टोटल शेयर 10 लाख रुपए की जो 100% कैपिटल है वो होल्डिंग कंपनी ने अपने कंट्रोल में ले ली, लेकिन जरूरी नहीं है कि पेमेंट भी 10 लाख करी हो सकता है 10 लाख से महंगे मिले हों, इसको ये प्रीमियम पे लेने पड़े हों, हो सकता है 10 लाख से कम में मिल गए हों, यानी कि इसको बेनिफिट हो गया हो, तो ऐसे केस में गुडविल या कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो जाएगा। तो इसी तरीके से कुछ और इंटरेस्ट होते हैं। इसके अलावा जैसे सब्सिडरी कंपनी में जरूरी नहीं है कि 100% शेयर खरीद लेगा, हो सकता है 60% शेयर खरीदे हों, तो जो बाकी 40% शेयर हैं वो किसी और के हैं। तो कंपनी जब सब्सिडरी कंपनी की एसेट्स को और लायबिलिटीज को शामिल करेगी अपनी बैलेंस शीट में, तो होल्डिंग कंपनी को इस बात की जानकारी देनी होगी उस बैलेंस शीट में कि हमने एसेट्स और लायबिलिटी जो सब्सिडरी के शामिल कर लिए हैं, तो हमारी जो कैपिटल है इसमें वो सारी की सारी हमारी नहीं है, सारा इंटरेस्ट हमारा नहीं है, इसमें कुछ इंटरेस्ट अन्य लोगों का भी है, बाहरी लोगों का भी है, जिसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहा जाता है। क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने तो मेजर शेयर खरीद रखा है 50% से ज्यादा, तो बाकी जितने भी शेयर होंगे जिन लोगों के पास, उनको माइनॉरिटी शेयर होल्डर कहा जाता है और इसलिए उन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट सब्सिडरी में होगा उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहा जाता है। तो इन सबको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको समझेंगे इस डिस्कशन में हम पूरे में।
सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। होल्डिंग कंपनी एक्वायर करती है शेयर सब्सिडरी कंपनी में, या तो बैलेंस शीट की डेट पे और या किसी अन्य डेट पे भी कर सकती है, मिड ईयर में भी कर सकती है। जितनी भी इनकम अर्न की है सब्सिडरी कंपनी ने उस दिन तक, जिस दिन एक्वायर हो रहा है, कंपनी का एक्वाजिशन हुआ है होल्डिंग कंपनी के द्वारा, उस दिन से पहले जितनी भी इनकम है वो इनकम होल्डिंग कंपनी का भी क्योंकि राइट हो जाएगा अब उस पर, होल्डिंग कंपनी ने शेयर होल्डिंग खरीदी कंपनी की, लेकिन वो होल्डिंग कंपनी की कैपिटल प्रॉफिट कहलाएंगे, वो कैपिटल गेन कहलाएंगे, क्योंकि वो वैसे प्रॉफिट ने जो होल्डिंग कंपनी जब थी ही नहीं सब्सिडरी कंपनी के ओनरशिप में, उससे पहले कमा रखे थे। तो ऐसे प्रॉफिट अगर मिल जाते हैं तो वो एक पूंजीगत लाभ है, वो एक कैपिटल प्रॉफिट है खरीदने वाली कंपनी के लिए, तो उनका ट्रीटमेंट कैपिटल प्रॉफिट की तरह किया जाएगा। इसके अलावा अब ऐसे कैपिटल प्रॉफिट जो होंगे उनका किया क्या जाएगा, उनको कंपनी जब खरीदेगी नई कंपनी को, तो उस टाइम पे नेटवर्थ सब्सिडरी कंपनी की कैलकुलेट करेगी, उसमें इनको शामिल कर दिया जाएगा। नेटवर्थ में शामिल कैसे कर दिया जाएगा, जैसे मान लो सब्सिडरी कंपनी में 10 लाख के शेयर खरीदे हमने, अब 10 लाख के हमने शेयर खरीद लिए, फिर देखेंगे कि इसको कैपिटल प्रॉफिट कितना हो गया, मतलब इनका पहले से प्रॉफिट कितना था जो आज आसानी से मिल गया है सब्सिडरी कंपनी को, मान लो वो 2 लाख का था कैपिटल प्रॉफिट। तो इसकी जब नेटवर्थ की कैलकुलेशन की जाएगी तो कंपनी कहेगी कि साहब हमको इतने के तो इनके शेयर ही मिल गए, प्लस 2 लाख का हमको मिल गया है इनका कैपिटल प्रॉफिट, तो इस तरह इसको नेटवर्थ में शामिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है एनी इनकम अर्न बाय द सब्सिडरी कंपनी आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब जिस दिन एक्वायर किया है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 1 जून को होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में अपनी होल्डिंग खरीदी, तो 1 जून से पहले के जो शेयर थे, सॉरी 1 जून से पहले के जो प्रॉफिट थे वो तो हमने माने थे कैपिटल प्रॉफिट, पूंजीगत लाभ हो गया। अब 1 जून से बाद के अगर कोई प्रॉफिट होते हैं, भाई मिड ईयर में खरीदा है तो 1 जून से पर आने वाले 31 मार्च तक जितने भी प्रॉफिट कमाए गए वो करंट ईयर के प्रॉफिट हुए, और वो उस टाइम के प्रॉफिट हुए जब होल्डिंग कंपनी होल्डिंग में थी इसके सब्सिडरी कंपनी के, मतलब सब्सिडरी कंपनी में उसका होल्डिंग था होल्डिंग कंपनी का, तो होल्डिंग कंपनी भी इसके प्रॉफिट्स में से, या तो अगर 100% सब्सिडरी है तो सारे जो प्रॉफिट हैं बाद वाले पोस्ट एक्विजिशन उन पे सब पे होल्डिंग कंपनी का अधिकार होगा, और मान लो मेजोरिटी शेयर खरीदा है 60 या 70% होल्डिंग है, तो जितना परसेंट इसका हिस्सा बनेगा उतना इसके लिए प्रॉफिट हो जाएगा, और वो प्रॉफिट इसके लिए रेवेन्यू प्रॉफिट होगा, और ऐसे रेवेन्यू प्रॉफिट को जो होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट होगा करंट ईयर का उसमें शामिल कर दिया जाएगा, और यह प्रॉफिट पर होल्डिंग कंपनी के लिए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए होल्डिंग कंपनी ने 10 लाख अपना प्रॉफिट कमाया, और जो सब्सिडरी कंपनी थी, सब्सिडरी कंपनी में जब स्टेक खरीदा, और वो स्टेक जिस दिन खरीदा उस दिन से बाद सब्सिडरी कंपनी ने मान लो 2 लाख के प्रॉफिट कमाए। अब 100% अगर होल्डिंग कंपनी का राइट है इस पे, सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर खरीद रखे हैं, तो खरीदने के बाद के 2 लाख जो रुपए कमाए हैं सब्सिडरी ने वो पूरे के पूरे इसके हो जाएंगे, और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इसका 10 लाख प्लस 2 लाख 12 लाख हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर इन्होंने 60% स्टेक खरीदा है, तो फिर इस 2 लाख का जो सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी के द्वारा खरीदे जाने के बाद कमाया है, उसमें से होल्डिंग कंपनी का जितना परसेंट बनेगा 60% शेयर बनेगा, अगर 60% शेयर खरीदे हैं होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी में, तो इस 2 लाख में 60% हिस्सा यानी कि 1.20 लाख, तो 1.2 लाख ही इसको यहाँ पे इसके लिए ये रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाएगा। बाकी माइनॉरिटी की होल्डिंग में होगा तो उसका डिस्कशन माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते समय करेंगे। तो इस तरीके से कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट अलग अलग कर दिए जाते हैं। इसके अलावा अब कैलकुलेशन की जाती है सब्सिडरी कंपनी के नेटवर्थ की। नेटवर्थ की कैलकुलेशन, इसको नेट एसेट भी कहते हैं, मतलब सब्सिडरी कंपनी का क्या मूल्य है होल्डिंग कंपनी की तरफ से, होल्डिंग कंपनी के लिए क्या मूल्य बन रहा है सब्सिडरी कंपनी का, उसकी कैलकुलेशन नेटवर्थ की कैलकुलेशन कहलाती है। इस कैलकुलेशन में होल्डिंग कंपनी में शेयर कैपिटल, उसके रिजर्व किसी भी एडजस्टमेंट के बाद, यानी कि अगर कोई नेगेटिव रिजर्व है, कोई नेगेटिव P&L का बैलेंस है तो उसको घटाने के बाद, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पुराने, और एक्यूमुलेटेड लॉसेज अगर कोई है तो उनको भी एडजस्ट किया जाता है, और तब निकाला जाता है नेटवर्थ। नेटवर्थ यानी कि शुद्ध मूल्य क्या है जिस कंपनी को हम खरीद रहे हैं। अब अगर मान लो हम 100% खरीद रहे हैं उस कंपनी को, तो उसका 100% ये सारी चीजें शामिल हो जाएंगी, और अगर एक प्रोपोर्शन खरीद रहे हैं तो इन सारी चीजों का पर्टिकुलर प्रोपोर्शन ही शामिल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट कर रहे हैं नेटवर्थ सब्सिडरी कंपनी का, तो पेड अप शेयर कैपिटल सब्सिडरी कंपनी लेंगे। अब सब्सिडरी कंपनी की कितनी पेड अप शेयर कैपिटल खरीद रहे हैं, मान लो इसकी जो पेड अप कैपिटल है वो 7 लाख है, तो हम यहाँ पे 7 लाख लिख देंगे। अगर 100% हमने खरीदा है तो 7 लाख लिख देंगे। अगर हमने 60% ही खरीदा है इसमें
तो 7 लाख का केवल 60% आएगा, यहाँ पे केवल इतना ध्यान रखें। इसके अलावा अब इसमें ऐड करते चले जाएंगे नेटवर्थ की गणना करने के लिए, क्योंकि जो पेड अप कैपिटल है वो तो हमारी बन ही गई। इसके अलावा ओपनिंग के कैपिटल रिजर्व अगर कोई है तो सब्सिडरी कंपनी की बुक्स के, ओपनिंग के रेवेन्यू रिजर्व अगर कोई है तो सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में, ओपनिंग बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल सब्सिडरी कंपनी, मतलब सब्सिडरी कंपनी के कोई भी रिजर्व या कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो साल के शुरू में थे वो पूरे के पूरे इसमें नेटवर्थ में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा अब करंट ईयर, ये तो साल के शुरू के हुए, जैसे मान लो हमने 1 जून को खरीदा इस कंपनी को, तो 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक ये वर्ष समाप्त होगा। अब 1 जून को हमने परचेज किए तो इसका ओपनिंग हो गया 1 अप्रैल 20 शुरुआती, और अब इस 1 अप्रैल 20 से लेकर के 31 मार्च 21 के बीच में जो प्रॉफिट कमाए हैं उनको कहा जाता है उस करंट ईयर के प्रॉफिट। अब इस करंट ईयर के जो प्रॉफिट हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट हैं, इनमें प्री एक्विजिशन प्रॉफिट यानी कि जिस दिन एक्वायर किया 1 जून को उससे पहले के प्रॉफिट, क्योंकि इनको भी कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है तो इनको भी अलग से यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब कभी कभी जिस कंपनी में हम पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, तो उसकी एसेट और लायबिलिटी जो होती हैं वो वास्तविक मूल्य नहीं दिखा रही होती हैं बुक्स में, तो ऐसे केस में उनको रिवैल्यू करना पड़ता है। जब रिवैल्यू करते हैं तो इस रिवैल्यू पे प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अगर रिवैल्यूएशन पे कोई प्रॉफिट है तो वो भी कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा और होल्डिंग कंपनी के नेटवर्थ की कैलकुलेशन में शामिल किया जाएगा। कारण, क्योंकि जिस दिन हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं अब उस दिन तक के जो एसेट बढ़े हैं तो वो तो प्री एक्विजिशन माने जाएंगे, खरीदने से पहले के हैं, इसलिए ये भी कैपिटल गेन की तरह ट्रीट होंगे, कैपिटल प्रॉफिट ट्रीट होंगे और इनको भी नेटवर्थ की कैलकुलेशन में शामिल कर दिया जाएगा। इन सबको शामिल करने के बाद लेस करेंगे ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, यानी कि अब जो नेगेटिव बैलेंसेज होंगे किसी भी रिजर्व के, किसी भी प्रॉफिट के, उनको लेस किया जाएगा। इसको लेस कर देंगे। बैलेंस ऑफ फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट क्या होती हैं? फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है कोई एक्सपेंस जो अभी तक बुक्स में से हमने कभी राइट ऑफ नहीं किया था। राइट ऑफ करने का मतलब है उसको पी एंड एल में हमने खर्चा नहीं दिखाया था तो उसका डेबिट बैलेंस बचा जा रहता है। तो ऐसे केस में ऐसे एक्सपेंसेस को फिक्टिशियस एसेट माना जाता है क्योंकि उनका डेबिट बैलेंस बचा रह जाता है। फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कंपनी ने ज्यादा किए थे 50 लाख के, तो कंपनी ने कहा कि भी ये तो काफी ज्यादा है तो इसलिए इनको धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे, तो एक साल में पहले मान लीजिए 2 लाख राइट ऑफ कर लिए तो 48 लाख तो बच गए। अब ये 48 लाख जो डेबिट बैलेंस बच गया अल्टीमेटली दिखेगा कहाँ? बैलेंस शीट में, एसेट में। तो फिक्टिशियस एसेट ये होता है, लेकिन क्योंकि ये लॉस है पुराना इसलिए अब इसको नेटवर्थ की कैलकुलेशन करते समय पूरा का पूरा घटाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट घटाया जाएगा प्री एक्विजिशन ट्रेडिंग लॉसेज। जैसे प्री एक्विजिशन ट्रेडिंग प्रॉफिट्स को शामिल कर लिया जाता है वैसे ही एक्विजिशन से पहले के, मतलब 1 जून जिस दिन हम खरीद रहे हैं उससे पहले के जो करंट ईयर के प्रॉफिट हैं, अगर करंट ईयर का लॉस है उससे पहले का तो उसको लेस कर दिया जाएगा, और एसेट और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन में अगर कोई लॉस है तो उसको भी लेस कर दिया जाएगा और इस तरह नेटवर्थ आ जाएगा। तो इस तरह हमारे सामने नेटवर्थ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इनमें से कुछ आइटम्स अगर लिखते चले जाते हम और फिर यहाँ पे कुछ लॉसेज होते मान लीजिए 1 लाख के, तो हमारे पास जो नेटवर्थ आ जाती निकल करके इस कंपनी की आ जाती 6 लाख। शुद्ध मूल्य जो हम खरीद रहे हैं वो 6 लाख है, तो ये नेटवर्थ आ गया। इसके बाद अब कैलकुलेशन होता है अगला कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल या कैपिटल रिजर्व। ये क्या होता है? देखिए होल्डिंग कंपनी क्योंकि सब्सिडरी पे अपना कंट्रोल करती है तो इसलिए इसको जब कैलकुलेट किया जाता है तो इसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल कहा जाता है, और अगर रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो कैपिटल रिजर्व कहा जाता है। ये होता क्या है वास्तव में? होल्डिंग कंपनी एक्वायर करती है शेयर सब्सिडरी कंपनी के मार्केट प्राइस पे, तो अब उसकी पेड अप वैल्यू अलग हो सकती है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो पेड अप वैल्यू थी वो शेयर्स की 7 लाख थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमको मार्केट से वो 7 लाख के मिल जाएंगे। वो हो सकता है प्रीमियम पे मिले हमें 10 लाख मिले, हो सकता है वो हमको डिस्काउंट पे मिल जाए, सस्ते में 5 लाख में मिल जाए। इट कैन बी एट डिस्काउंट और प्रीमियम, ये डिस्काउंटेड भी हो सकता है, कम पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है। अमाउंट ऑफ परचेज विल बी रिकॉर्डेड, परचेज जितने रुपए में किए वो तो रिकॉर्ड किया जाएगा बैलेंस शीट में होल्डिंग कंपनी की एसेट साइड में। जितने रुपए में हमने परचेज किया है वो होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट के एसेट साइड में अमाउंट लिखा जाएगा इन द शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स में जितना इन्वेस्ट किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमने सब्सिडरी कंपनी के जो शेयर खरीदे, अब चाहे उनकी पेड अप वैल्यू 7 लाख की थी लेकिन हमें वो मार्केट से 10 लाख के मिले, तो हम तो होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाएंगे अपना इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी 10 लाख,
क्योंकि हमने तो इन्वेस्टमेंट 10 लाख का कर रखा है, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। अब अगर ये सम पेड बाय द होल्डिंग कंपनी, ये जो 10 लाख रुपए हमने पे किया है, अगर ये मोर देन इट्स प्रोपोर्शनेट शेयर इन द नेट एसेट और नेट वर्थ ऑफ सब्सिडरी, सब्सिडरी में जो हमारी नेट वर्थ थी या नेट एसेट थी, अगर उसके शेयर से ज्यादा है, तो जो डिफरेंस है वो गुडविल होगा। जैसे मान लो अभी कैलकुलेट किया था हमने कि भी 6 लाख रुपए आया था नेट वर्थ कंपनी का, जो कंपनी हमने खरीदी है उसमें हमारा जो नेट वर्थ है वो 6 लाख है, और हमने पेमेंट कर दिया 10 लाख का, तो हमने ज्यादा पे कर दिया। ज्यादा पे क्यों कर दिया? क्योंकि हमारी नजर में इस कंपनी की अच्छी साख होगी, अच्छी इमेज होगी, तो जो ये जितना ज्यादा हमने पे किया 4 लाख, ये गुडविल माना जाएगा होल्डिंग कंपनी के लिए। और अगर इफ देयर इज सरप्लस ऑफ प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेटवर्थ, या अगर नेटवर्थ में जो प्रोपोर्शनेट शेयर होल्डिंग का हुआ है 6 लाख का, मान लो अगर यही ज्यादा होता कॉस्ट ऑफ शेयर से, तो उस केस में वो कैपिटल रिजर्व हो जाता। फॉर एग्जांपल मान लो हमने 6 लाख रुपए का जो नेटवर्थ खरीदा है, अगर हमें मार्केट से 5 लाख में मिल जाता, तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ एक्वायर था वो 5 लाख था, तो हमको ज्यादा एसेट मिल रही है कम पैसे खर्च करके, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, और इस प्रॉफिट को कहा जाता है कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल गेन, और इसलिए ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। तो इस तरीके से इनको कैलकुलेट किया जाता है। गुडविल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस नेटवर्थ। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है 10 लाख है और नेटवर्थ मान लीजिए 6 लाख है, तो ये हमारी गुडविल आ जाएगी। लेकिन अगर नेटवर्थ 6 लाख है और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें 5 लाख में मिल गई कंपनी, तो हमारे लिए 1 लाख कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। अब इसको जब बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा कंपनी की में, तो इसको गुडविल अगर पहले से है, जो होल्डिंग कंपनी की गुडविल पहले से है, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में होल्डिंग कंपनी की गुडविल में ये गुडविल भी जोड़ करके दिखा दी जाएगी। और अगर कैपिटल रिजर्व है तो इसको एडजस्ट करके दिखाया जाएगा, गुडविल से माइनस करके इसको दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। अब कंसोलिडेटेड प्रॉफिट क्या है? देखिए, ये जो आज हम जितना भी डिस्कस कर रहे हैं, ये खाली आज अंडरस्टैंडिंग पार्ट है इसका, विद स्मॉल कैलकुलेशंस। इसको कंप्लीट न्यूमेरिकल के फॉर्म में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, जब एक कंप्लीट न्यूमेरिकल हमारे सामने होगा, इन सबको कैलकुलेट करेंगे। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट होता है प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी का, और प्लस साथ ही साथ होल्डिंग कंपनी का शेयर सब्सिडरी कंपनी के ऐसे प्रॉफिट्स में जो प्रॉफिट पोस्ट एक्वाजिशन है, यानी कि एक्वायर करने के बाद अगर सब्सिडरी कंपनी कुछ कमाती है, तो उसमें होल्डिंग कंपनी का हक वो होल्डिंग कंपनी के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में शामिल होगा। इसको शो किया जाता है लायबिलिटी साइड में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, और इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ होल्डिंग कंपनी। मान लीजिए होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट में उसके स्टेटमेंट ऑफ P&L का जो शुरुआती बैलेंस है वो 10 लाख रुपए दिख रहा था, प्लस प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, अब होल्डिंग कंपनी ने करंट ईयर में 2 लाख कमाए, प्लस CRN पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। अब सब्सिडरी कंपनी ने पोस्ट एक्वाजिशन मतलब जिस दिन एक्वायर किया गया इसको सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स को होल्डिंग कंपनी द्वारा, उसके बाद वाले पीरियड में जो प्रॉफिट हुए, उन प्रॉफिट्स में होल्डिंग कंपनी का शेयर, मान लीजिए ये शेयर इसका 1 लाख बनता है, तो इस तरह टोटल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में दिखाए जाएंगे वो टोटल 13 लाख के दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज द क्लेम ऑफ आउटसाइड शेयर होल्डर्स इन द सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी में जो बाहर वाले शेयर होल्डर्स का क्लेम है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहलाएगा। इट हैज टू बी असेस्ड, इसको असेस किया जाएगा और शो किया जाएगा लायबिलिटी साइड में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के में। फॉर एग्जांपल, जिस कंपनी को हमने खरीदा है, मान लो उसकी जो पेड अप कैपिटल थी वो 10 लाख थी, 10 लाख, और हमने इसमें जो होल्डिंग खरीदी थी वो 70% खरीदी थी, तो 70% तो होल्डिंग कंपनी की होल्डिंग हो गई। अब बाकी जो 30% है वो किसकी रही? बाकी जो 30% है वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की रही, और इसको कहा जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब इस माइनॉरिटी इंटरेस्ट की भी कैलकुलेशन करनी होती है। जैसे हम सब्सिडरी कंपनी में जितना पैसा इन्वेस्ट किया वो तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हमने सब्सिडरी कंपनी में अभी क्या निकाला था? अपना नेटवर्थ निकाला था कि सब्सिडरी कंपनी का शुद्ध मूल्य हमारे लिए क्या है। तो ठीक इसी तरीके से जैसे शुद्ध मूल्य हमने निकाला, वैसे ही हम सब्सिडरी कंपनी में जो माइनॉरिटी क्लेम है, उन माइनॉरिटी क्लेम वालों का भी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वालों का भी हम क्लेम निकालने के लिए नेटवर्थ की तरह ही कैलकुलेशन बिल्कुल इसमें करते हैं। वो सारे बेनिफिट इनको भी मिलते हैं और वो इनका इंटरेस्ट माना जाता है, इनका हक माना जाता है माइनॉरिटी वालों का। इसकी कैलकुलेशन भी उसी तरीके से है, शेयर ऑफ मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, माइनॉरिटी शेयर होल्डर इन द फॉलोइंग आइटम्स। अब इसका तरीका क्या है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का शेयर निकाला जाएगा इन सारे आइटम्स में। जो आइटम यहाँ पे लिखे हैं सब में केवल माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का। फॉर एग्जांपल, जैसे सब्सिडरी कैपिटल में मान लीजिए
माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का जो हिस्सा है पेड अप कैपिटल में वो 3 लाख है अगर, तो यहाँ पे 3 लाख आ जाएगा। ऑल रिजर्व, चाहे कैपिटल रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व है, सब में हिस्सा मिलेगा माइनॉरिटी को। मान लो इसमें उनका हिस्सा हो जाता है 1 लाख, तो 1 लाख वो मिल जाएगा इनको। इसके बाद ऑपरेटिंग ओपनिंग रेवेन्यू रिजर्व, ओपनिंग के कोई रेवेन्यू रिजर्व है, अच्छा ये ऑल रिजर्व आ जाएंगे, रेवेन्यू कैपिटल वो सारे ही आ जाएंगे, यहाँ पे इसका कोई खास मतलब है नहीं, ये सारे आ जाएंगे। इसके अलावा एड प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब जिस दिन हमने शेयर खरीदा है होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी में, चाहे उससे पहले के हैं प्री प्रॉफिट है, चाहे उसके पोस्ट प्रॉफिट है, चाहे कोई भी है, यहाँ पे सब एक ही माने जाएंगे और वो माइनॉरिटी के प्रॉफिट हो जाएंगे। जैसे करंट ईयर में मान लीजिए इस कंपनी ने अगर 1 लाख का प्रॉफिट कमाया होता, तो इस 1 लाख में 30% शेयर मतलब 30,000 इनका हो जाएगा, तो 30,000 इनका हो जाएगा माइनॉरिटी वालों का। इसके बाद प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन लॉसेज, अगर कोई प्री या पोस्ट एक्विजिशन लॉसेज है, जैसे प्रॉफिट है वैसे लॉस भी हो सकता है, तो जो लॉस में जो भी हिस्सा होगा वो इनका घटा दिया जाएगा। तो उसी तरीके से कैलकुलेशन होनी है, और इसमें कैपिटल और रेवेन्यू का भी कोई ख्याल नहीं रखा जाता, प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन का भी कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। माइनॉरिटी का हिस्सा सब में उनको मिलता है, उनकी पेड अप कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व प्लस ऑल प्रॉफिट्स ऑल रिटेन्ड अर्निंग्स, और माइनस हो जाता है ऑल लॉसेस या ऑल फिक्टिशियस एसेट या ऑल रेवोल्यूशन लॉसेस, वो सब सारे लॉसेज इसमें से घटा दिए जाएंगे। और सारे लॉसेज को घटाने के बाद मान लीजिए वो 20,000 के आते हैं लॉसेज, तो इनको घटाने के बाद 314 लाख 430 था, ये 4,10,000 आ जाएगा हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा। ये जो नेटवर्थ नहीं, इसको बोलेंगे यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इसको बोलेंगे। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहा जाएगा 4,10,000। और जब होल्डिंग कंपनी अपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगी तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को लायबिलिटी साइड में दिखाएगी अपनी कैपिटल के बाद में, अपनी कैपिटल के बाद में कहेगी कि ये जो अमाउंट है ये माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स हैं ये उनके इंटरेस्ट है, इसको लायबिलिटी के तौर पे दिखाया जाएगा उसमें जो हमारी कंबाइंड बैलेंस शीट बनेगी। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या होते हैं, कई दफे जो ग्रुप कंपनीज हो जाती हैं, जैसे एक होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी की कुछ सब्सिडरी कंपनी है ए बी, इनमें इन्होंने होल्डिंग खरीदी हुई है, कई दफे ये आपस में भी सेल परचेज करती हैं, जैसे बी कोई सामान एच को करती है, होल्डिंग कंपनी सामान ए को करती है, ए बी को बेचती है, तो आपस में भी ये बेचते हैं। और आपस में जब ये सामान बेचते हैं तो उसको भी ये प्रॉफिट पे इनवॉइस प्राइस पे बेचते हैं, यानी कि प्रॉफिट जोड़कर बेचते हैं। अब अगर मान लो बिक गया कोई सामान, एच ने बी को बेच दिया, कोई बात नहीं है, प्रॉफिट पे बेचा, कोई बात नहीं है, बी ने भी बेच दिया, तो खत्म हो गई कहानी, जो प्रॉफिट अर्न होना था वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिख ही जाएगा, कोई समस्या नहीं है। समस्या तब आती है कि जब मान लो होल्डिंग ने अपनी सब्सिडरी को या सब्सिडरी ने होल्डिंग को या एक सब्सिडरी ने दूसरी सब्सिडरी को अगर कोई सामान बेचा है और उस सामान में से कुछ सामान साल के लास्ट में स्टॉक में बिना बिका हुआ बच गया, बिना बिका हुआ। अब चूंकि ये जिस कंपनी ने ये सामान खरीदा है ये उसके स्टॉक में दिखेगा, और जिस कंपनी ने खरीदा है उसने इसको दूसरी कंपनी से जिससे भी खरीदा था अपनी होल्डिंग से या सब्सिडरी से, तो उसने उसको उसमें प्रॉफिट भी शामिल होगा। जैसे मान लो ए कंपनी को एच कंपनी ने 10,000 का सामान 12,000 में दिया, 10,000 का सामान एच कंपनी ने ए कंपनी को 12,000 में बेचा हुआ था, तो इसमें 2,000 प्रॉफिट शामिल था। अब मान लीजिए इसमें से आधा सामान अनसोल्ड रखा हुआ है ए के पास, तो ए तो उसको 6,000 का बताएगा, क्योंकि ए ने तो 12,000 में खरीदा था। ये कहेगा कि साहब मेरे यहाँ तो 6,000 का सामान बचा है, लेकिन एच को तो पता है जब ये बैलेंस शीट बनाएगा कि ये सामान तो 10,000 का था जो हमने इनको दिया था, जिसमें से आधा इन्होंने बेच दिया, तो अब जो बचा हुआ है वो 5,000 का ही बचा हुआ है। ए कहेगा हमारे यहाँ तो 6,000 का बचा हुआ है, तो ये जो डिफरेंस है इनके बीच में 1,000 रुपये, वो वाकई में क्या है, वो एच का प्रॉफिट है। लेकिन ये प्रॉफिट कमाया हुआ नहीं माना जाएगा, ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, क्योंकि इसको रियलाइज नहीं किया गया है, इसको वसूल नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि ए भी तो एच की ही सब्सिडरी है, और जब एच अपना टोटल प्रॉफिट दिखा रही है कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट बना करके, तो अगर इसको इस 1,000 रुपये को प्रॉफिट मान लिया जाए, क्योंकि स्टॉक क्रेडिट साइड में दिखता है पी एंड एल के में, जिससे प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो ये गलत होगा, ये एक मिस इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, तो इसके करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए ऐसा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहलाता है, ऐसा प्रॉफिट बिना बिके हुए सामान में जो प्रॉफिट शामिल है स्टॉक में, उसको कहते हैं अनरियलाइज्ड, नए वसूला गया लाभ। ऐसे नए वसूले गए लाभ को बुक्स में से समाप्त किया जाता है। तो कैसे करते हैं,
जब प्रिपेयर करते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तो ऐसी अनरियलाइज्ड इनकम को एलिमिनेट कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से। कैसे किया जाता है? जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उनको एक तो डिडक्ट कर दिया जाता है करंट रेवेन्यू प्रॉफिट से, करंट रेवेन्यू प्रॉफिट, क्योंकि आपको पता है कि जो रेवेन्यू प्रॉफिट्स होते हैं सब्सिडरी कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं और होल्डिंग कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं करंट ईयर के, तो इनमें होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट्स में अगर ये जो गिवन एग्जांपल है इसको हम मान लो इसी को लेके चलें कि होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा था, तो होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट्स में ये 1000 बेवजह प्रॉफिट दिखेगा, और जब कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकालते हैं तो ये होल्डिंग कंपनी के सारे प्रॉफिट वहां पे ऐड हो जाएंगे, तो 1000 भी ऐड हो जाएगा। हम करेक्शन के लिए इसको माइनस कर देंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से। दूसरा, चूंकि ये स्टॉक में भी दिखाई देगा, सब्सिडरी कंपनी का स्टॉक शामिल हो जाएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के स्टॉक में, सबके स्टॉक में, तो वहां पे भी स्टॉक 1000 ज्यादा कीमत का दिख रहा होगा, इसलिए स्टॉक में से भी इसको माइनस कर दिया जाएगा। तो ये तरीका है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को नलीफाई करने का अकाउंट से। अब दो टर्म है, एक है चेन होल्डिंग। चेन होल्डिंग कब बनती है? ये ऐसी सिचुएशन होती है जब होल्डिंग कंपनी होल्ड करती है शेयर सब्सिडरी कंपनी में, और जो सब्सिडरी कंपनी है वो शेयर होल्ड करती है किसी और सब्सिडरी कंपनी में। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये होल्डिंग कंपनी है और होल्डिंग कंपनी ने एक सब्सिडरी कंपनी में अपना शेयर लगा रखा है। अब सब्सिडरी कंपनी ने क्या किया? सब्सिडरी कंपनी ने आगे किसी और कंपनी में शेयर लगा दिया, उस सेकंड सब्सिडरी कंपनी में। तो ये जो सेकंड सब्सिडरी कंपनी है ये एस की सब्सिडरी है, और ये जो एस स्वयं है ये एच की सब्सिडरी है। तो इसको कहा जाता है चेन होल्डिंग। चेन होल्डिंग कि एस की सब्सिडरी होने के नाते ये जो एस है ये भी एच की सब्सिडरी ही बन जाती है, और ये चेन होल्डिंग बन गई कि इसकी होल्डिंग इसमें तो है ही, और इसकी जो सब्सिडरी है उसमें भी इसकी होल्डिंग हो गई है, तो चेन। अब ये ऐसा भी हो सकता है केवल सब्सिडरी ने यहाँ पे शेयर खरीदे हो, कई दफे ऐसा भी होता है कि सब्सिडरी ने भी शेयर खरीद रखे हैं और स्वयं जो होल्डिंग कंपनी है उसने भी इसमें कुछ शेयर खरीद रखे हैं। जैसे मान लो इसने खरीद लिए 40% शेयर और 20% होल्डिंग कंपनी ने खरीद लिए इसमें, तो इस तरह 60% पे हक हो गया होल्डिंग कंपनी का, कुछ डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली। तो ऐसे केस को चेन होल्डिंग कहा जाता है। चेन होल्डिंग में फिर जो स्टेटमेंट्स बनते हैं उनमें एडजस्ट करके दिखाया जाता है दोनों सब्सिडरीज का अमाउंट। नेक्स्ट है क्रॉस होल्डिंग। क्रॉस होल्डिंग एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जब सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर रखती है, मतलब अभी तक हम जानते हैं कि होल्डिंग कंपनी जो होती है वो सब्सिडरी में होल्डिंग खरीदती है, शेयर खरीदती है, लेकिन ये क्रॉस होल्डिंग होती है जब सब्सिडरी कंपनी भी होल्डिंग कंपनी में कुछ शेयर रखती हो। तो अब नॉर्मली जो एक्ट है वो कहता है कि सब्सिडरी कंपनी को कोई राइट नहीं है कि वो शेयर खरीदे होल्डिंग कंपनी के। अगर होल्डिंग कंपनी में वो शेयर खरीदती है तो उसको वॉइड माना जाएगा, अलॉटमेंट को व्यर्थ माना जाएगा, कैंसल माना जाएगा, समाप्त माना जाएगा। लेकिन अगर मान लो इस सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी में शेयर तब खरीदे हों जब ये होल्डिंग कंपनी इस सब्सिडरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी नहीं थी, जब इसको पता ही नहीं था सब्सिडरी को कि भाई हमारी होल्डिंग भी कभी रहेगी, तब सब्सिडरी ने कुछ होल्डिंग कंपनी में शेयर खरीद रखे थे। तो ऐसे केस में सब्सिडरी कंपनी होल्ड कर सकती है, कंटिन्यू रख सकती है अपनी पुरानी होल्डिंग को। तो ऐसे केस को कहा जाता है क्रॉस होल्डिंग। तो ये था आज का डिस्कशन। उम्मीद है ये टॉपिक समझ आए होंगे, और ज्यादा क्लैरिटी इनकी आने वाले वीडियो में हो जाएगी जब न्यूमेरिकल में हम इन सब की कैलकुलेशन करेंगे। एक कंप्लीट एग्जांपल में सब चीज की कैलकुलेशंस होगी, वहां पे इनकी क्लैरिटी बढ़ जाएगी। थैंक यू।